गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जो क्लास जो चल रही थी राजनीति विज्ञान विषय को लेकर के, और उसमें अपन ने प्रीवियस क्लासों में अपन ने अमेरिका के संविधान को शुरू किया था बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के लिए। और उसमें अपन अमेरिका के संविधान की चर्चा कर रहे थे और अमेरिका के संविधान के विकास के चरणों को अपन ने देखा था, अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को देखा था, अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको देखा था, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको भी अपन ने वहां पे देखा था। आज अपन चर्चा करेंगे अमेरिका के संविधान में जो उसकी जो व्यवस्थापिका है, अर्थात अपन व्यवस्थापिका को अमेरिका के संविधान के अंदर कांग्रेस नाम जो दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। और आज की इस क्लास में अपना जो मुख्य जो केंद्र जो रहेगा वो रहेगा व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, उस पे अमेरिका का संविधान और अमेरिका के संविधान में आज अपन पढ़ेंगे अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है कांग्रेस। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताओं में मैंने आपको बताया था। जिस प्रकार भारत के अंदर व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी ये व्यवस्थापिका है। और अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसके भी दो सदन है। जिस प्रकार से अपनी जो व्यवस्थापिका जो संसद है उसमें अपने को लोकसभा और राज्यसभा दो सदन जो दिखाई देते हैं, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान में भी अपन ये देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान के अंदर भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है। तो अपन यहाँ कांग्रेस के जो दो सदन है उनके बारे में अपन एक सामान्य जानकारी लिख लेते हैं। इसका जो एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। उच्च सदन अमेरिका के अंदर जो निम्न सदन है उसका नाम है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन का नाम है सीनेट। अब देखिए, मैंने पहले वाले क्लास में आपसे चर्चा की थी कि अमेरिका के द्वितीय सदन के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ये देखेंगे कि अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। अर्थात विश्व के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप के अंदर जब अपन द्वितीय सदन की जब चर्चा करते हैं, जहां द्विसदनात्मक विधान जो मंडल है वहां की जो व्यवस्थापिका है, उसमें कहीं पर भी अपने को इतना ज्यादा प्रभावशाली द्वितीय सदन नजर नहीं आता है जितना अमेरिका के अंदर सीनेट दिखाई देता है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा अपन अलग से एक वीडियो बना करके करेंगे कि उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि अपन इसका अलग से चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि अमेरिका का सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है, विवेचना कीजिए। तो यहां ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको अपन अलग से इसको देखने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास जो अपनी रहेगी ये क्लास है प्रतिनिधि सभा को लेकर के। तो यहां जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, यहां प्रतिनिधि सभा के जो क्षेत्र है या अपन यूं कहें इसके अंदर किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, तो यहां अपन लिख सकते हैं जनता का। किसका प्रतिनिधित्व है? जनता का प्रतिनिधित्व। और जब अपन सीनेट की चर्चा करते हैं, सीनेट में किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का। राज्यों का प्रतिनिधित्व है। एक चीज और आती है कि यहां जो प्रतिनिधि सभा है इसके सदस्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो अमेरिका के संविधान में प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य संख्या है उसका निर्धारण जो किया गया है वो किया गया है जनसंख्या के अनुसार। यानी कितनी जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो प्रतिनिधि सभा के लिए किया जाएगा, तो उसका आधार है जनसंख्या के अनुसार। जबकि अपन सीनेट की चर्चा करते हैं तो सीनेट में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों को दिया गया है, और राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो सम्मान है।
समान सभी इकाइयों को। तो अब अपन देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो सीनेट है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा की जो अपन चर्चा करते हैं, तो अमेरिका के संविधान की जो अपन चर्चा करते हैं, तो सन 1961 की जो जनगणना थी उसके अनुसार यहां प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी तय की गई है? 435 सदस्य। कितने हैं? 435 सदस्य। और सीनेट जो है, सीनेट की जो सदस्य संख्या है सभी राज्यों को समान दी गई है। आपको पता है अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50, और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 100 सदस्य। कितनी हो जाएगी? 100 सदस्य। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक दूसरे के साथ एक एक पॉइंट की आप उनकी तुलना करते रहें, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब अपन इसके कार्यकाल को लेते हैं, तो कार्यकाल को लेते हैं तो प्रतिनिधि सभा जो है इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, यानी ये 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। और जब सीनेट की बात करते हैं तो सीनेट जो है वो एक स्थायी सदन है, यहां इसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल होगा, और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो रहेगा 6 वर्ष। 6 वर्ष किसका कार्यकाल है? सदस्यों का। ये बेसिकली अंतर जो है अपने को दिखाई देता है। तो यहां आप आसानी के साथ अपने नोटबुक में इस प्रकार का चार्ट बना सकते हैं। अमेरिका की व्यवस्थापिका जिसको कांग्रेस कहा जाता है, इसके 2 सदन है, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है, अर्थात संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है। जिसमें निम्न सदन है उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। प्रतिनिधि सभा जो है इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है? जनता का होता है। जबकि सीनेट में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो किसका है? राज्यों का है। अब दूसरा सवाल आता है कि प्रतिनिधि सभा में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका चुनाव जो हो या उनका जो क्षेत्र है उसका निर्धारण किस प्रकार से होगा? तो यहां ये संख्या जो होगी वो जनसंख्या के अनुसार तय की गई। और संविधान में लगभग जो था वो 30,000, कितनी जनसंख्या पे? 30,000 पे एक प्रतिनिधि, कम से कम एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो यहां लगभग 30,000 की जो संख्या है उसके ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यों के अंदर प्रतिनिधि सभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि इसका आधार जो है वो क्या है? जनसंख्या है। जबकि सीनेट के अंदर जब हम चर्चा करते हैं तो सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और समान प्रतिनिधित्व को जो अपन देखते हैं तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सीनेट की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। और अब यहां कार्यकाल की जब चर्चा करते हैं तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के बाद नई प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है। जबकि सीनेट की चर्चा करते हैं तो सीनेट एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इसके सदस्य हैं वो कुछ समय के बाद कुछ सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी सदस्य संख्या है वो निरंतर जो है चुनाव के माध्यम से भरी हुई रहती है। तो ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप के आधार पे आप यहाँ पे इसके दोनों सदनों को समझ सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं चुनाव की, कि भाई प्रतिनिधि सभा जो है इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होगा। तो प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष विधि बोल सकते हो आप, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में अमेरिका में भी कितनी आयु है? 18 वर्ष। यानी कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है वो किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो यहां ये वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। जब अपन सीनेट के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं तो यहां सेम प्रक्रिया है। यहां पर सीनेट के सदस्य भी किस प्रकार से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और प्रत्यक्ष विधि वही है वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष की आयु। जबकि अपन यहां अपने उच्च सदन की चर्चा करते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो सदस्य अपने यहां चुने जाते हैं
तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, क्योंकि जनता स्वयं नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा अर्थात उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यही अंतर है दोनों के बीच। अपने उच्च सदन और अमेरिका के उच्च सदन में अपन इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं। हालांकि तुलनाएं अंतर जो है वो बहुत सारे हैं, शक्तियों को लेकर भी किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपन जो यहां देख रहे हैं वो चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में अमेरिका का जो उच्च सदन है सीनेट, उसके सदस्य प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता उनके चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से मत का प्रयोग करती है। और ये जो मत जो डाले जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पे, और ये आयु वयस्क मताधिकार की वो है 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो व्यक्ति है वो मत का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इनमें बेसिकली किस किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। 1964-65 के दशक में अपन जब इसकी चर्चा करते हैं, सन में 1964 और 65, यहां जो अश्वेत जो लोग थे अमेरिका के अंदर, उनको भी वयस्क मताधिकार का अधिकार जो था वो अमेरिका के अंदर दे दिया गया है। तो ये अधिकार उनको मिला था सन 1964-65 के अंदर। अश्वेत जो लोग थे उनको वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो उनको दे दिया गया है। तो इस प्रकार आप दोनों को समझ सकते हैं। अब अपन थोड़ी सी प्रतिनिधि सभा की चर्चा करते हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए और क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। तो ये जो है आप इनको नोट कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल से एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आपको अवसर मिले आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहना। अब देखिए, अपन प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता की चर्चा करते हैं कि इनके लिए किस किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता तो है उसकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूरी कर चुका है वह व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है। दूसरी इसके लिए जो विशेष योग्यता है वो है 7 वर्ष के लिए वह कम से कम 7 वर्ष अमेरिका के अंदर अमेरिका का निवासी रहा हो, यह उसकी दूसरी शर्त है। इसके अलावा तीसरी शर्त है उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। यह भी इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा है उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है। यानी कोई व्यक्ति ए राज्य का निवासी है और वह बी राज्य से अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह डिस्क्वालीफाई है, वह इस शर्त को पूरा नहीं करता है। अर्थात ए राज्य का निवासी ए राज्य से ही प्रतिनिधि सभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। तो यहां ये बेसिकली इसकी कुछ योग्यताएं हैं। इसके बाद अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा जो है इसके सदस्य बनने के बाद उसको किस किस प्रकार के विशेषाधिकार मिलते हैं। और विशेषाधिकार में एक सामान्य सी चीज यही होती है कि व्यक्ति उसका सदस्य बनने के दौरान जब उस सदन का अधिवेशन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रकार के दीवानी मामले के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे दीवानी मामले की बात कर रहा हूं। मामले दो प्रकार के होते हैं साहब, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी के अंदर अपन लेते हैं हत्याएं हैं, मारपीट है, इस प्रकार के मुकदमे जो आते हैं चोरी डकैती के, ये फौजदारी में आते हैं। दीवानी मामले जो होते हैं वो व्यक्तियों में आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, पारिवारिक विवाद हो जाता है, तो इस प्रकार के मुकदमे जो होते हैं वो दीवानी में आते हैं। तो अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार हैं।
और विशेषाधिकार क्या है? विशेषाधिकार यही कहते हैं वहां पे कि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जब प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन जाता है तो ऐसी स्थिति में जब उस सदन का अधिवेशन चल रहा है, यानी प्रतिनिधि सभा का जब अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन, चलते अधिवेशन के दौरान इसके सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह उसको विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो समझ गए आप मेरी बात को कि यहां दीवानी मामलों के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब अमेरिका के अपन ने प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र में सदस्य का चुनाव किस प्रकार से होगा, तो यहां एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात ये कोई ए क्षेत्र है, यानी ए क्षेत्र है, तो इस ए क्षेत्र में केवल और केवल एक ही व्यक्ति का चुनाव होगा। यानी कितने भी व्यक्ति चुनाव लड़े, यहां पे विजेता एक ही व्यक्ति होगा। इसको बोलते हैं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल और केवल एक सदस्य ही चुना जाएगा। तो यहां प्रतिनिधि सभा के जो क्षेत्र हैं वो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। वहां एक क्षेत्र से एक व्यक्ति को ही चुना जाता है, भले कितने व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन उसमें जीतता एक ही है, अर्थात एक ही व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज आती है कि यहां किसी भी व्यक्ति को मतदाता बनने के लिए कौन सी शर्त को पूरा करना पड़ता है। तो यहां जो अमेरिका के अंदर क्या है कि ये जो राज्य है, जितने भी इसके राज्य हैं, 50 राज्य हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। यहां मतदाता बनने के लिए 2 माह से लेकर के और 2 वर्ष तक उस राज्य के निवासी के रूप में चर्चाएं की गई हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका के अंदर मतदाता बनने के लिए राज्यों की जो प्रावधान है, राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं। 2 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। अर्थात किसी राज्य से कोई व्यक्ति अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो कितने समय तक उसे उस राज्य के अंदर निवास करना होगा, तो ये शर्त है वो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की अपने को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका के अंदर जो ये प्रतिनिधि सभा के जो क्षेत्र हैं, इनका जो निर्धारण किया जाएगा, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो होगा, यह होगा राज्यों की जो विधान मंडल है, वो निर्वाचन के जो क्षेत्र हैं उनका निर्धारण करेगी, अर्थात उनकी व्यवस्था करेगी। यह कार्य जो है वो राज्यों के विधान मंडल को दिया गया। अब राज्य विधान मंडल जो है ये एक कार्य करते हैं, एक प्रथा है गेरी मेंडरिंग। एग्जाम भी पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आता भी है, 2 अंक का जो सवाल होता है उसमें कई बार रिपीट होता है हर साल कि अमेरिका में गेरी मेंडरिंग प्रथा क्या है। तो अमेरिका के अंदर ये जो गेरीमेंडरिंग जो प्रथा जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो राज्य की विधान मंडल है, या अपन यूं कहें तो ये अब जो सत्ताधारी दल जो होता है, सत्ताधारी दल अपने क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको इस प्रकार से डिवाइड करता है, निर्वाचन क्षेत्रों को बांटता है कि उसके जो समर्थक हैं वो अधिक से अधिक चुनाव जीत करके आए और विरोधी जो दल है उसके सदस्य एक सीमित क्षेत्र में सिमट करके रह जाएं, और विरोधी दल के जो सदस्य हैं उनके एक थोड़े से बहुमत के आधार पे इसके जो सत्ताधारी दल है उसके सदस्य चुन करके प्रतिनिधि सभा के अंदर उसका प्रतिनिधित्व करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि सभा में सदस्य भेजने के लिए ये जो गेरीमेंडरिंग है, ये है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण सत्ताधारी दल अपने
अनुसार या अपने फायदे के अनुसार करता है, ताकि उसके समर्थक अधिक से अधिक चुनाव जीतकर प्रतिनिधि सभा में पहुंचे। कहने का तात्पर्य ये है इसका सर कि ये गेरीमेंडरिंग जो प्रथा है अमेरिका के अंदर, उसमें सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार से करता है कि उसके समर्थक जो है वो अधिक से अधिक अपने विरोधी जो हैं उनसे एक थोड़े अंतर बहुमत के आधार पर जीत करके प्रतिनिधि सभा में पहुंचे और विरोधियों की संख्या है वो सीमित या सिमट करके रह जाए। तो इस गेरीमेंडरिंग प्रथा का भी वहां पे प्रचलन देखने को मिलता है। अब अपन चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सभा की शक्तियां। हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिनिधि सभा की शक्तियां। तो पहली शक्ति तो है प्रतिनिधि सभा की कि सबसे पहले काम जो होता है वो होता है स्पीकर का चुनाव करना। यानी प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर के अपने एक स्पीकर का चुनाव करते हैं। ये स्पीकर जो होता है वो प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के तुरंत बाद जो पहला जो कार्य है इसका वो ये है अपने सदस्यों में से एक का स्पीकर के रूप में चुनाव करना। और ये स्पीकर है, इसका मुख्य कार्य है प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा है व्यवस्थापन की शक्ति। अब व्यवस्थापन की शक्ति में अपन ने देखा है कानून निर्माण की जो प्रक्रिया आती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में, तो यहां इसको बेसिकली जो विशेष शक्ति है वो है वित्त विधेयक को लेकर के। जो वित्त विधेयक जो होते हैं, वित्त विधेयकों के संदर्भ में, वित्त विधेयकों का जो प्रस्तुतिकरण जो होता है, यह प्रस्तुतिकरण कहां होता है? यह प्रस्तुतिकरण प्रतिनिधि सभा में होता है। वित्त विधेयकों के संदर्भ में अर्थात वित्त विधेयक जो है उनका प्रस्तुतिकरण सबसे पहले जो होता है वो किसमें होता है? प्रतिनिधि सभा में होता है। तो यहां इसकी व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार अपने को देखने को मिलती है। तीसरा है कार्यपालन की शक्ति। तो कार्यपालिका की अर्थात कार्यपालन की जो शक्तियां हैं उसमें सीनेट के मुकाबले इसकी जो शक्तियां हैं वो बहुत ही कम है। अर्थात इसके पास जैसे सीनेट संधियों के नियुक्तियों के संदर्भ में जो पुष्टिकरण करने की जो शक्ति सीनेट के पास है, ऐसी शक्ति पुष्टिकरण की शक्ति जो है वो प्रतिनिधि सभा के पास नहीं है। न तो संधियों के संदर्भ में है, न ही उसको किसी नियुक्ति के संदर्भ में पुष्टिकरण। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है, आपको मैंने राष्ट्रपति को जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया भी था कि जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है और ऐसी स्थिति में अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो जो ऊपर के जो दो तीन जो व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुनने की जो शक्ति दी गई है, यह शक्ति प्रतिनिधि सभा के पास है। अर्थात प्रतिनिधि सभा स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद प्रतिनिधि सभा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और मैंने ऐसे अपवाद भी आपको बताए थे। 1801 का वाकया बताया था, वह 1825 में मैंने आपको ये दो वाकया बताए थे जिसमें अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। एक तो 1801 में किया था, एक 1825 में किया था। तो यहां इसकी कार्यपालन जो शक्तियां हैं इसमें पुष्टिकरण का अधिकार तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जब स्पष्ट बहुमत किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसकी जो प्रतिनिधि सभा है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। जो ऊपर के जो दो तीन व्यक्ति होते हैं उनमें से एक का चुनाव करने की जो शक्ति है वो इसको दी गई है। इसके बाद आता है युद्ध की घोषणा। अब देखिए युद्ध की घोषणा करने की शक्ति है वो किसकी है? राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति जो होता है वह युद्ध की घोषणा करता है, लेकिन सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा के पास भी यह अधिकार है कि जब तक वह उसकी पुष्टि ना करे तब तक उसको घोषणा को पूरा औपचारिक रूप से उसको पूरा नहीं माना जाता है। तो यह युद्ध की घोषणा में उसका पुष्टिकरण की जो शक्ति है वो महत्वपूर्ण है।
पुष्टिकरण करता है। तो यहां युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति सीनेट के समान ही उस युद्ध की घोषणा का जो प्रस्ताव है उसको प्रतिनिधि सभा भी जो होती है उसकी पुष्टि करने का अधिकार रखती है। एक शक्ति होती है इसका अपने नियम बनाने की, यानी अपने सदन की जो व्यवस्था है, नियम बनाने हैं, किसी उनका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उनके नियम बनाने की शक्ति जो है वो प्रतिनिधि सभा के पास है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, मैं यहां लिख देता हूं, महाभियोग की शक्ति। और जब अपने राष्ट्रपति के संदर्भ में मैंने आपको बताया था महाभियोग किस प्रकार से राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहां आता है, प्रतिनिधि सभा में आता है। उसके बहुमत के आधार पे सीनेट जो होती है वो उसकी जांच करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता जो करता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, ये प्रक्रिया प्रारंभ कहां होती है, ये प्रारंभ होती है प्रतिनिधि सभा में। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति जो है वो किसकी है, प्रतिनिधि सभा की है। तो ये 5-6 जो शक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं कि आप इनको याद नहीं कर सकते। इसके बाद एक सवाल और उत्पन्न होता है कि प्रतिनिधि सभा जो है उसके लिए एक सवाल आता है कि दुर्बल सदन के रूप में उभर रहा है, अर्थात इसकी दुर्बलता के कोई कारण जो है वो भी अपने को एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अपने को लिखना होगा। तो यहां दुर्बलता के लिए सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, अध्यक्षीय या अध्यक्षीय संघात्मक शासन व्यवस्था आप दे सकते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली आप इसमें दे सकते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अब इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंदर जो होता है इसमें जो राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी जो कार्यपालिका है उसका निर्माण जो है वो बाहर से करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनका निर्माण उनमें से होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ इसके संदर्भ में जो मंत्री होते हैं उनके संदर्भ में इसको किसी प्रकार के कोई अधिकार जो है उन पर नियंत्रण के वो इसमें दिखाई नहीं देते। दूसरा सवाल भी आता है कि अमेरिका के अंदर समान पदी द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो यहां अमेरिका में जो 2 सदन बनाए गए हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, अर्थात प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उन दोनों के अंदर समानता दिखाई देती है, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि निर्वाचन को लेकर के कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष विधि के आधार पे होता है। तो यहाँ जो शक्तियां हैं कुल मिलाकर के दोनों में समान दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ मामलों में सीनेट ही प्रतिनिधि सभा से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो अपन यहां इसमें लिख सकते हैं सीनेट की विशिष्ट स्थिति। सीनेट की स्थिति क्या है, विशिष्ट स्थिति है, अर्थात सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा से ज्यादा पावरफुल है। वह राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि और नियुक्तियों के संदर्भ में पुष्टि करने का अधिकार रखती है, जबकि प्रतिनिधि सभा के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। सीनेट जो है इसके पास जो शक्तियां हैं उसके दूसरे प्रारूप में आप देख सकते हैं इसके कार्यकाल को लेकर के। तो यहां इसका कार्यकाल जो होता है वो अल्प कार्यकाल है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष, और सीनेट का कितना है, 6 वर्ष। तो सदस्य का कार्यकाल ये बहुत ही छोटा है। तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये इसकी दुर्बलता के कुछ कारण है। आज की इस क्लास के अंदर आपने प्रतिनिधि सभा को देखा, अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे अमेरिका का जो सीनेट है उसको लेकर के, और अपना जो केंद्र रहेगा, अपना जो मुख्य फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है, उसको लेकर के अपन इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।